नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ENG ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। इनलाइटनमेंट को लेकर ये पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनलाइटनमेंट क्या है, इनलाइटनमेंट पीरियड क्या है, इनलाइटनमेंट में जो फिलॉसफी है उसके राइटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स हैं जो फाइनल पेपर में पूछी जा सकती हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इनलाइटनमेंट को लेकर आपके पेपर में फाइनल पेपर में आपके आ सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि द एनलाइटनमेंट या एनलाइटनमेंट पीरियड है क्या चीज। ये एक ऐसा पीरियड है विच फ्लोरिस्ट इन ये ऐसा पीरियड जिसमें एनलाइटनमेंट पीरियड जिसे हम कह सकते हैं 17th और 18th सेंचुरी के यूरोप में ये एनलाइटनमेंट एक फिलोसफी के रूप में डेवलप होता है। ये एनलाइटनमेंट है क्या? एनलाइटनमेंट फोकस्ड अपॉन रीजन, साइंस एंड नॉलेज। हालांकि ह्यूमनिज्म या स्कॉलिस्टिसिज्म में भी हमें कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर ह्यूमनिज्म सिर्फ ह्यूमन के ऊपर फोकस करता है, रीजन और रेशनैलिटी को जरूर बढ़ावा देता है, लेकिन साइंस, रीजन और नॉलेज का जो रूप हमें आगे चल के 17th और 18th सेंचुरी में जिस तरीके से एक्सपेंशन इसकी देखने को मिलती है और उसके जो रिजल्ट्स अल्टीमेटली सामने आते हैं वो सब इसी दौरान होता है। इसे 17th और 18th सेंचुरी का जो एंड ऑफ 17th सेंचुरी एंड ऑलमोस्ट द होल 18th सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ enlightenment as it is considered. It believed that human reason could solve problems. Enlightenment writers जो थे या enlightenment philosophy जो है, ये जो enlightenment as such a branch of knowledge है, उसका ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या ह्यूमन रीजन जो है, लॉजिक जो है, वो बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। अब इसके लिए आपको किसी ट्रेडिशन की, किसी रिलीजन की, किसी डिवाइन पावर की, किसी गॉड की या कोई कोई जो गॉडली वेज हैं उनकी जरूरत नहीं है। ह्यूमंस डू हैव द कैपेसिटी टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, सॉल्व देयर ओन इश्यूज एट देयर ओन। इट एनकरेज्ड फ्रीडम ऑफ थॉट, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी एंड चैलेंजिंग ओल्ड बिलीव्स। अब ओल्ड बिलीव्स को तो चैलेंज करना बहुत जरूरी था और इस दौरान जो राइटर्स हुए उनमें से बहुत सारे राइटर्स को जो अपनी राइटिंग्स हैं उसमें अपना नाम उन्हें छुपाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो खतरा था उनके ऊपर वो हमेशा मंडराता रहता था। क्रिटिसिज्म बहुत था एक दूसरे का, बहुत सारी और भी ब्रांचेस जो हैं वो इस दौरान डेवलप हो रही थी। तो लेकिन जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, सोचने की जो आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी सोच है, उसको बिल्कुल ओपन रखने का काम जो है वो एनलाइटनमेंट पीरियड में देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा जो रूप हमें देखने को मिलता है वो बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में 1789 में, इसमें रूसो की जो भूमिका है, उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा था। कुछ फिलोसोफर थे जैसे लाइक वॉल्टेयर और रूसो और जॉन लॉक जैसे जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने जो आइडियाज डेवलप किए, उन्होंने सोसाइटी में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह सा कोहराम सा मचा दिया था। लोगों के दिलो दिमाग पर वो आइडियाज इतने छा जाते हैं कि अल्टीमेटली हमें एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है फ्रांस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट, है ना। जो गवर्नमेंट, जो आइडियाज अबाउट सोसाइटी, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, राज कैसा होना चाहिए, आपके ऊपर राज करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, ह्यूमंस के राइट्स क्या क्या हो सकते हैं जो उनको कभी नहीं मिले थे, इन सारी चीजों के बारे में बातें जो है वो यूरोप में इस पीरियड के दौरान जो है वो की जा रही थी और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा जो है वो राइटिंग्स में, लिटरेचर में भी देखने को मिल रहा था। तो लिटरेचर का बल्कि आप कह सकते हैं यूज किया जा रहा था कि इस नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, ये जो आइडियाज हैं, नॉलेज है, इनको स्प्रेड करने के लिए जो है जो लिटरेचर है या राइटिंग है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया था कि आप कहानी लिखेंगे या देवी शक्तियों के बारे में बताएंगे या आफ्टर लाइफ के जो आफ्टर डेथ का जो पीरियड है, मरने के बाद क्या होता है, इन सब बातों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप लोगों तक अपने आइडियाज पहुंचाएंगे। ये नहीं था। अब लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा जरूरी चीज जो थी वो था लॉजिक एंड रीजन। 18th सेंचुरी को इसीलिए द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोज की डेवलपमेंट भी यहीं पर हुई और लॉजिकल रीजन या रैशनैलिटी या लॉजिकल तरीके से रैशनैलिटी के साथ जो सोचने का जो प्रोसेस बहुत लार्ज स्केल पर शुरू होता है वो भी इसी पीरियड के दौरान होता है। साइंस एंड लॉजिक दे बिकेम वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, एनलाइटनमेंट पीरियड। क्योंकि एनलाइटनमेंट का मतलब लाइट, लाइट से बना है। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इससे पहले जितने भी पीरियड्स रहे हैं वहां नॉलेज को सही तरीके से ना तो उसे समझने की कोशिश की गई है और ना ही नॉलेज को आगे जो है उसे उस सही तरीके से स्प्रेड किया गया है। चर्च ने, धर्म ने, जो धर्म के से रिलेटेड लोगों ने हर एक बात को, ईश्वर से रिलेटेड बातों को भी अपने तरीके से एक्सप्रेस करके लोगों को समझाया है। और जो लॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। इसलिए पिछले वाले पीरियड को डार्क पीरियड कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पीरियड के दौरान जो है वो लाइट होती है, मार्गदर्शन होता है
या एक प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रकाश जो है वो पैदा होता है, इसीलिए हम इसे एनलाइटनमेंट पीरियड के नाम से जानते हैं। एक्सपेरिमेंट्स वर मेड विद सो मेनी थिंग्स, और जो फेथ है, ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है किसी चीज के ऊपर, उसको बिल्कुल साइड में रख दिया गया और किसी भी बात को जो है वो ब्लाइंडली फॉलो ना करने की बात जो है उसे प्रमोट किया गया। एनलाइटनमेंट पीरियड के दौरान जो बुक्स, एसेज, पैम्फलेट्स, दे बिकेम वेरी पॉपुलर टू एजुकेट ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि देखिए इससे पहले सब कुछ जो कुछ होता था वो पोइट्री में होता था। पोइट्री का जो लिखने का पैटर्न भी था वो एपिक जैसी चीज़ों का था, बड़ी बड़ी हाई लेवल की चीज़ें और बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें, लाइफ आफ्टर डेथ वाली बातें जो हैं, या गॉड के साथ रिलेटेड बातें जो हैं वो किताबों में लिखी जाती थी और वो आम आदमी की समझ से बहुत बाहर होती थी। इसीलिए जो लोग होते थे, धार्मिक गुरु होते थे, वो उन्हें अपने तरीके से इंटरप्रेट करके समझाया करते थे। लेकिन अब जो समय आया 18th सेंचुरी में, वो एसेज का पीरियड था, पैम्फलेट्स का पीरियड था। पीरियोडिकल एसे इसी पीरियड में डेवलप होता है। पीरियोडिकल एसे बिल्कुल उसी तरह से है जिसके आज जैसे आजकल आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो बस इतना फर्क है कि थोड़े से पीरियड के बाद आया करते थे। वीकली हो सकते हैं, फोर्टनाइटली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं। तो वहां पर जो राइटिंग्स आती थी वो प्रोज में आती थी, और प्रोज क्योंकि लोग आसानी, ये जनरल बोलचाल की भाषा थी लोगों की, तो वो उस बात को आसानी से समझ सकते थे। तो इस तरीके से जो नॉलेज है वो ऑर्डिनरी लोगों तक, बहुत सारे अलग अलग तरह का नॉलेज जो है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बहुत सारे लोगों तक इजिली पहुंचने शुरू हो गया। लोग उसे वहां से एक्सेस कर सकते थे। जो इंडिविजुअल राइट्स हैं ह्यूमन बींग्स के, जो इक्वालिटी है, सबके साथ बराबरी होनी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन मोटो ही था। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन ए सोसाइटी, सबको बोलने की बराबर आज़ादी होनी चाहिए। जब लोगों को पता लगा कि हम भी अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, और उन्हें ये अधिकार नहीं था तब तक, तब इस अधिकार की भी जो है डिमांड जो है वो यूरोप में की जानी शुरू हो जाती है। दे यूज द सटायर एंड क्रिटिसिज्म टू हाईलाइट सोशल प्रॉब्लम। देखिए बहुत मुश्किल था उस समय पर कि आप एस्टेब्लिश्ड जो आइडियाज हैं, या एस्टेब्लिश्ड जो लोग हैं, या एस्टेब्लिश्ड जो फॉर्मेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अगेंस्ट आप डायरेक्ट तरीके से आवाज उठाएं। तो इसलिए जो सटायर है उसको एक टूल के रूप में एनलाइटनमेंट पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सटायर उससे पहले भी लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सटायर को सोशल क्रिटिसिज्म के लिए और रिफॉर्म्स को एनकरेज करने के लिए सटायर का सहारा जो है इस एनलाइटनमेंट पीरियड में लिया जाता है। सो ये एक ऐसे एक जॉनर के रूप में बहुत डेवलप होता है, खासकर प्रोज में। इट शेप्ड मॉडर्न आइडियाज अबाउट डेमोक्रेसी, एजुकेशन, साइंस एंड प्रोग्रेस। जो मॉडर्न रूप आज हम डेमोक्रेसी का देखते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन की आज हम बात करते हैं, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, उसके बीज हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पर 18th सेंचुरी के यूरोप में ही बीजे गए थे। यही वो थिंकर्स थे, यही वो राइटर्स थे इसी एनलाइटनमेंट पीरियड के दौरान, जिन्होंने ना केवल अपनी सोच बदली, बल्कि और सारी यूरोप भर की सोच में जो है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है वो उनकी सोच में बदलाव किया। राइटर्स और फिलोसोफर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स हैं उनकी बात हम करेंगे। जॉन लॉक का नाम आता है, द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। वॉल्टेयर का नाम बहुत फेमस है, कैंडिड। और उसके बाद रूसो इज वेरी 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 फेमस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से किताब। इमैनुअल कांत, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। एंड मॉन्टेक्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, ये इनलाइटनमेंट पीरियड के थिंकर्स हैं। लेकिन लिटरेचर में जो इस दिस काइंड ऑफ थिंकिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है, वहां हमें कुछ राइटर्स देखने को मिलते हैं। जॉन ड्राइडन है, एब्सोलम एंड एरिस्टोटल एंड मैकफ्लेक्नो। एलेक्जेंडर प्रॉप का द रेप ऑफ द लॉक एंड एसे ऑन मैन, ये आपके सिलेबस में भी है। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी आपके सिलेबस में है। एंड मॉडेस्ट प्रपोजल। ये जो राइटर्स हैं, इनके ऊपर एनलाइटनमेंट पीरियड की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है, और इनकी राइटिंग्स में ये चीज़ बिल्कुल सामने नजर आती है या रिफ्लेक्ट होती है। सैमुअल जॉनसन, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसने लिखी है। जोसेफ एडिसन, ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले जो राइटर्स हम देखते हैं उसमें एडिसन है, या स्टील है, या इन लोगों ने जो शुरू शुरू में अपने जो पीरियोडिकल एसेज इन्होंने डेवलप किए, जो कि कुछ एक समय के बाद आते थे, जिसमें ये अपने ना केवल अपने बल्कि बाकी और भी राइटर्स के जो आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करते थे प्रोज के थ्रू, जो कि जनरल पब्लिक तक पहुंचा करता था। क्योंकि ये वो समय था जब पब्लिक प्लेसेस पर कॉफी हाउसेज भी कुछ जो है वो बिल्ड किए गए थे, जहां लोग आकर ना केवल इन जर्नल्स को पढ़ा करते थे, बल्कि इनमें जो बातें की जाती थी उन टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग तरीके से डिस्कशन भी किया करते थे। उसके अलावा थॉमस ग्रे है, पोइट है, ये एडवर्ड गिबन है, हेनरी फील्डिंग और डेनियल डेफो जैसे राइटर्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली ऐसा पीरियड था
जब प्रोज आने के कारण, ऐसे आने के कारण नॉवल भी डेवलप हुआ। नॉवल राइटिंग जो शुरू होती है इंग्लिश में खासकर, वो इसी पीरियड में शुरू होती है। उससे पहले नॉवेल्स कहीं नहीं लिखे गए हैं, किसी राइटर ने इससे पहले नॉवेल्स नहीं लिखे थे। नॉवेल्स की शुरुआत जो है वो फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल में आप ये रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न, ये सारे राइटर्स हम इसी दौरान देखने को हमें मिलते हैं इनलाइटनमेंट पीरियड में। इनलाइटनमेंट को लेकर अगर आपसे कोई लिटरेरी टर्म जो पूछी जा सकती हैं, उनमें से कुछ एक, या बल्कि इसके बाहर से तो शायद ये कोई आए, आयरनी है, सेटायर है, क्योंकि सेटायर और आयरनी के इन टूल्स को इस्तेमाल करके एनलाइटनमेंट राइटर जो थे उन्होंने लिटरेचर को जो है वो आगे लिखा या प्रमोट किया। पीरियोडिकल ऐसे इसी समय इसी जो पीरियड की जो है वो देन है। मॉक एपिक भी इसी दौरान लिखे गए या लिखे उनको जो है वो शुरू किया गया। हीरोइक कपलेट अपने आप में एक नई डेवलपमेंट थी राइटिंग का जो तरीका है उसमें। एपिसल राइटिंग वाज आल्सो देयर। एलिग्री जो है वो भी अभी तक प्रचलन में थी, और एलिग्रिकल तरीके से भी राइटिंग्स हमें यहाँ कुछ देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की लिटरेरी टर्म्स आपके फाइनल में पेपर में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चंस की बात करें अगर एनलाइटनमेंट को लेके, तो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द एनलाइटनमेंट पीरियड और द एनलाइटनमेंट एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट अपॉन लिटरेचर एंड फिलोसफी। ये जो इनलाइटनमेंट जो है या इनलाइटनमेंट का जो पीरियड है, इसने जो फिलोसफी है उसने कैसे लिटरेचर को जो है वो प्रभावित किया, क्या उसका इम्पैक्ट या रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। डिस्कस द रोल ऑफ रीजन एंड रेशनैलिटी इन इनलाइटनमेंट पीरियड और इनलाइटनमेंट थॉट। इनलाइटनमेंट थॉट इज थॉरली गवर्न्ड बाय रीजन एंड रेशनैलिटी, एंड हाउ that reason and rationality actually helped in the enlightenment of the people of the period, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिटिकली इवेल्युएट द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट थिंकर्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं कि आप इसमें पहले एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में बताएंगे कि क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो वहाँ हमें एनलाइटनमेंट पीरियड में देखने को मिल रहे हैं सोशल थिंकर्स की या फिलोसोफर्स की जो आइडियाज हैं वो हमें कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट करते हुए दिखते हैं लिटरेचर में। सो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके एनलाइटनमेंट से लेकर जो है वो पूछे जा सकते हैं लिटरेरी टर्म्स के रूप में या आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। एनलाइटनमेंट से रिलेटेड जो ये आपके लिटरेरी टर्म्स हैं सिलेबस में, इनको लेकर आपको 2 वीडियोस अलग से मिलेंगे आने वाले समय में इसी चैनल पर। तो तब तक के लिए जब तक वो वीडियो नहीं आते, आप एनलाइटनमेंट को या उससे पीछे वाली टर्म्स जो हैं, जो पीछे वाले जो आपके यूनिट्स हैं, उनके वीडियोस ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर इस चैनल पर, आप वहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।